से रिलेटेड आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आपके लिए लेकर हाजिर है ये ताजा तरीन बुलेटिन, जहां है आपके काम की खबरें और वो खबरें भी जो आपके फायदे की हैं। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। अदानी मामले पर राहुल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। सदन में होनी चाहिए चर्चा। विपक्ष के हंगामे से आज भी संसद ठप। देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। जातियों के मुद्दे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, भगवान के लिए कोई जाति और वर्ण नहीं। शास्त्रों के नाम पर कुछ विद्वानों ने फैलाया झूठ। 24 में भारतीय जनता पार्टी 2019 से ज्यादा सीटें यहां पाएगी और बेहतर परिणाम देगी। 2024 में 2014 से भी ज्यादा सीटें देगा उत्तर प्रदेश। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने किया दावा, विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी करेगी बढ़िया। आरबीआई एमपीसी बैठक के पहले दिन बाजार में रहा दबाव। सेंसेक्स निफ्टी आधा % गिरावट के साथ हुए बंद। मेटल, एनर्जी और आईटी शेयरों में आज रही बिकवाली। भारी हंगामे के बाद दिल्ली में आज फिर टला मेयर का चुनाव। बीजेपी और आप ने लगाया एक दूसरे पर आरोप। अब सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला। ऑनलाइन गेमिंग पर लग सकता है 28% जीएसटी। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीबीआईसी चेयरमैन विवेक जौहरी। छोटे ई कॉमर्स कारोबारियों को जल्द मिलेगी अनिवार्य जीएसटी रजिस्ट्रेशन से राहत। आईटीसी भी अब नहीं अटकेगा। और 7.8 तीव्रता के भूकंप से दहला तुर्की और सीरिया। करीब 9 देशों में महसूस किए गए झटके। अब तक 1600 से अधिक लोगों की मौत की खबर। पीएम मोदी ने भी जताया दुख, सभी को दिया मदद का भरोसा। अब खबरें विस्तार के साथ। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। बाद में दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने अदानी ग्रुप के मामले को लेकर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दल संसद के अंदर इस मामले पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। साथ ही इस मामले की जांच जेपीसी या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग रखी जा रही है। अदानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मामले पर राहुल गांधी ने भी आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो लंबे वक्त से अदानी ग्रुप का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। वो अदानी ग्रुप के मामले पर सदन में चर्चा चाहते हैं। सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं। तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। हमारी डिमांड यही है कि 267 की जो नोटिस हमने दी है जी, उस नोटिस पे चर्चा होनी चाहिए। पहला हमारा मुद्दा ये है जो आज गड़बड़ी पूरे देश में हो रही है, नेशनली और इंटरनेशनली जो ये सब्जेक्ट आज उठा है, इसके ऊपर मोदी जी जवाब दें। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग वो सब चिंतित हैं और सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। वो व्यक्ति कहते हैं, व्यक्ति विशेष अडानी जी, कि हम पर हमला नहीं, राष्ट्र पे हमला है। साहब, कब से आप राष्ट्र हो गए? ये राष्ट्र यहाँ बापू है ना, ये विरासत है हमारी। और एक किसी क्रोनी पूंजीपति के चरणों में पूरे देश की साख रख दी जाए
उसी का ये विरोध है कि सरकार जेपीसी मॉनिटर प्रोब करवाए, फटाफट करवाए, ताकि संदेश जाए पूरे दुनिया को और देश को। इधर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो संसद में चर्चा से भाग रहा है। आपको जो मुद्दा उठाना, अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला, जो उठाना हो आप उठाइए ना। आप प्रेसिडेंशियल एड्रेस में तो डिबेट में भाग लेकर अपनी बात बोल सकते हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हाउस को उन्होंने एडजर्न करा दिया। तो अपनी बात कहने से ये लोग वंचित हो रहे हैं और हाउस को अनावश्यक जो है और डिसरप्ट कर रहे हैं। अदानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने देश भर में मोर्चा खोल रखा है। आज इस मामले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसबीआई और एलआईसी के दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली, महाराष्ट्र, हैदराबाद, चेन्नई और जम्मू कश्मीर समेत देश भर के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए इस खबर पर थोड़ी और बातचीत करते हैं। हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, संसद में प्रदर्शन, संसद के बाहर प्रदर्शन, राहुल गांधी भी अब निकलकर बयान दे रहे हैं। आज का भी जो पूरा सत्र था वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। क्या गहमा गहमी है संसद में, संसद के बाहर राजनीतिक गलियारों में? दरअसल आज सुबह से ही विपक्षी पार्टी के तेवर काफी तीखे थे और संसद की कार्रवाई से पहले ही गांधी जी की प्रतिमा जो संसद भवन परिसर में है वहां पे धरना प्रदर्शन किया और अदानी मामले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी से जांच कराने की मांग की। और जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सांसद, खासतौर से कांग्रेसी सांसद, काफी ज्यादा हंगामा करने लग गए। स्थिति ये थी कि कोई कामकाज कर पाना मुमकिन नहीं था, लिहाजा सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा और आखिरकार कल तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। इस बीच सुबह ही मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनकी अगुवाई में विपक्षी पार्टियों ने बैठक भी की और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। लेकिन जब सदन नहीं चल पा रहा था तो लोक संसदीय कार्य मंत्री ने बीच में अपील भी की, विपक्षी पार्टी चाहें तो किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं, बजट पर चर्चा करने दीजिए, चर्चा के दौरान, धन्यवाद के दौरान आप चाहें तो अपनी बात किसी भी मुद्दे पर रख सकते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी इससे तैयार नहीं हुए, इससे सहमत नहीं हुए। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने भी विपक्षी पार्टियों के सांसदों के साथ बैठक की, वो भी बैठक का बहुत कुछ नतीजा निकला नहीं। और जैसे दिन ढलते गया उसके बाद ये पूरा मामला ट्विटर वॉर पर निकलकर सामने आ गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने साफ तौर से कहा कि सरकार जो है इस पूरे मामले पर बहस से भाग रही है और हम अदानी के हैं कौन, इस शीर्षक के तहत सरकार से 3 सवाल भी पूछे। और इसके जवाब में प्रहलाद जोशी, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने भी पलटवार किया ट्विटर पे ही और कहा कि कांग्रेस जो है सदन चलाने देना नहीं चाहती है, क्योंकि सदन चलेगा तो बजट की प्रशंसा होगी और कांग्रेस नहीं चाहती कि बजट की प्रशंसा हो। तो इस ट्विटर वॉर के साथ ही आज दिन भर काफी गहमागहमी रही, संसद के बाहर भी, संसद के भीतर भी, लेकिन संसद चल नहीं पाया। जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। चलिए अब बात करते हैं बाजार की एमपीसी बैठक की, जहां एमपीसी बैठक के पहले दिन बाजार में दबाव दिखा। सेंसेक्स निफ्टी 0.5% गिरावट पर बंद हुए, जहां सेंसेक्स 335 पॉइंट गिरा और 60,506 पर गया, तो निफ्टी 89 अंक गिरकर 17,765 पर टिका। आज सबसे ज़्यादा बिकवाली हमने देखी मेटल, एनर्जी और आईटी शेयरों में। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आज बढ़त बनाने में कामयाब रहे। बाजार पर थोड़ा और डिटेल लेंगे, हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, यहाँ पर हमने देखा स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में तो तेज़ी रही, लेकिन ओवरऑल बाजार गिरावट का शिकार हुआ। क्या एक्शन रहा अलग अलग सेक्टर्स में? देखिए आज फ्रंट लाइन इंडेक्स तो आपको कमजोरी दिखाई पड़ेगा, लेकिन आज अगर ब्रॉडर मार्केट्स के ऊपर नजर डालेंगे तो बेहतर साइड पे वो आंकड़े थे। तो मिड कैप तेजी में था, स्मॉल कैप तेजी में था, जिसके दम पे मार्केट्स में खरीदारी देखने को मिली। लेकिन अगर इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज की बात की जाए तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में अदानी पोर्ट 9.5% की बढ़िया तेजी शॉर्ट कवरिंग के दम पे यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ी। इंडसइंड बैंक 2.5% का उछाल, बीपीसीएल 2% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल करीब 1.5% की तेजी यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में आज डीवी स्लैब प्रेशर में लगातार प्रिवेल कर रहा है, 3.5% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% नीचे, इंडाल्को 2.5% नीचे और टाटा स्टील करीब 2.5% बिकवाली यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में आज लीड कर रहा था वोडाफोन आइडिया, पॉजिटिव खबर, उसके बाद 20% का उछाल। जाइडस लाइफ 8.5% ऊपर, एम&एम फाइनेंशियल 7.5% ऊपर और सोना बीएलडब्ल्यू 6% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स की अगर बात की जाए तो अदानी विल्मर लगातार लोअर सर्किट में, जीएसपीएल 4.5% नीचे, राजेश एक्सपोर्ट 3.5% नीचे और रिलैक्सो नंबर्स के बाद 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज जो शॉर्ट कवरिंग थी वो कुछ सिलेक्टिव एफ&ओ के शेयर जो अदानी ग्रुप के थे वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन लास्ट आवर में थोड़ी बहुत खरीदारी कैश
मार्केट शेयरों में भी देखने को मिली। जी शुक्रिया। इधर महंगाई कंट्रोल में है, ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। नेटवर्क 18 ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने कहा कि ब्याज दरों में ज्यादा बढ़ोतरी की गुंजाइश फिलहाल नहीं दिखती है, हालांकि फैसला आरबीआई को ही लेना। I expect since the fall in the inflation, it doesn't seem to be just a momentary or a 1 month affair. It should sustain itself in the process of coming down. And therefore they should, and you're right, therefore there shouldn't be that much pressure on the central bank to keep the pace of increasing the rates. So, but the MPC will take a call. Of course. जीएसटी काउंसिल में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लग सकता है, यह कहना है सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी का। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के फुल वैल्यू पर जीएसटी लगनी चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन कारोबार में अनिवार्य जीएसटी रजिस्ट्रेशन से राहत भी दी जा सकती है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो चुका था ये कस्टम ड्यूटी का, और इसको धीरे धीरे आसान बनाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, और आगे किन सेक्टर्स पे आप लोगों का फोकस रहेगा कि वहां पर कस्टम ड्यूटी को रेशनलाइज किया जा सके? तो कस्टम्स ड्यूटी का स्ट्रक्चर, अगर आप बेसिक कस्टम्स ड्यूटी की बात करें तो 21 रेट्स, जो कि मेरे अनुसार काफ़ी ज़्यादा हैं संख्या में, 21 रेट्स थे, और उसके ऊपर फिर सेस वगैरह लगकर वो रेट स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रहा था। और कॉम्प्लेक्स रेट स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जो व्यापार है उसको उतनी कठिनाई होती है पहले तो क्लासिफिकेशन ठीक करने में, उसके अलावा डिस्प्यूट्स भी और बढ़ते हैं। तो इसके चलते यह एक मत बना कि इनको कम करने की आवश्यकता है। तो इस बजट में हमने उसको सेक्टोरली ना एनालाइज करके हमने पूरे ढांचे का, जो दरों का ढांचा है उसका हमने उसकी समीक्षा करी, और यह पाया कि हम इसमें 7-8 रेट्स की कटौती कर सकते हैं, और इसीलिए 21 से घटाकर 13 रेट्स इस बार हुए हैं। ये कार्य आगे चलेगा क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि और सरलीकरण की ज़रूरत भी है और गुंजाइश भी है। तो इस पर हम आगे कार्य करेंगे, लेकिन इसको हम सेक्टर के माध्यम से देखें ऐसा ज़रूरी नहीं। सर, आपने कहा कि बहुत सारे जीएसटी काउंसिल के फैसलों को इस बार बजट में शामिल किया गया। अब एक जीएसटी काउंसिल आगे भी 18 फरवरी को होने वाला है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। इसमें सर जो काफ़ी समय से एक लंबित मुद्दा था ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, उसमें जीओएम बना था, कई सारे लोगों ने उस पर अपने विचार दिए, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। ये बहुत ही मुद्दा उलझ गया है सर। अकॉर्डिंग टू सर सीबीआईसी, आपके हिसाब से इसका क्या समाधान हो सकता है? ऑनलाइन गेमिंग को लेकर क्या समाधान हो सकता है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? देखिए, समाधान तो परिषद इस पर चर्चा कर मुझे पूरा विश्वास है निकालेगी, परंतु सीबीआईसी का स्टैंड अभी तक ये रहा है। आपको ज्ञात होगा कि कुछ केसेस सीबीआईसी ने इन्वेस्टिगेट किए थे, और उन पर इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारा ये स्टैंड रहा है कि क्योंकि ऑनलाइन गेम्स गैम्बलिंग की तरह खेले जाते हैं, इसलिए इन पर एक तो पूरे वैल्यू पर जो भी ग्रॉस कलेक्शन होता है ऑनलाइन गेमिंग से, उस पर टैक्स लगना चाहिए, और अभी जो करों का ढांचा है उसके अनुसार 28% के रेट पर इस पर टैक्स लगना चाहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार, और अब कुछ और खबरें। 2024 में यूपी में 2019 से भी ज्यादा सीटें आएंगी, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार फिर सबसे बेहतर नंबर यूपी से आएंगे। 2014 में 71 सीट लेकर बीजेपी यहां आई थी, 2019 में 63 सीट, 2024 में आप कितनी सीट देखते हैं? देखिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी 2019 से ज़्यादा सीटें यहाँ पाएगी और बेहतर परिणाम देगी। 2014 की 71 सीट का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है? मैंने कहा ना, बेहतर परिणाम हम यूपी से देंगे। अच्छा, तो ये कैसे आपको लगता है? मान लीजिए कि सारी पार्टियां साथ एकजुट हो जाएं और एक ही कैंडिडेट आपके खिलाफ खड़ा करें तो क्या होगा? ये 19 में हो चुका है।
ऐसा है नहीं कि कोई नया हो रहा है, 19 में सब हो चुका है, ये सारा प्रयोग हो चुके हैं यूपी में। तो ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज में। आज सुबह तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल में आए भारी भूकंप ने तबाही मचा के रख दी। अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। लगातार 3 बार आए भारी तीव्रता के भूकंप का सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की और सीरिया में देखा गया। लेबनान और इजराइल में ज्यादा नुकसान की खबरें नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता का भूकंप था और करीब 18 आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं। अगले कुछ दिनों तक आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा सकते हैं। 100 सालों में आने वाला ये सबसे खतरनाक भूकंप है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं जताई और कहा है कि भारत इस संकट की घड़ी में इन देशों के साथ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप CNBC आवाज पर तो ताज़ा खबरें देखते ही हैं। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर भी आपको सिर्फ एक क्लिक पर मिलेंगी ताज़ा अपडेट और ताज़ा खबरें, तो वहां से भी आप रह सकते हैं खबरदार। नमस्कार।